नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक निकाय है। उसमें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके बारे में हम देख चुके हैं जो हमारे संविधान में आर्टिकल 338 एंड 338 ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में अगर बात करें एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में वर्णन है। ठीक है, क्या है ये? संवैधानिक निकाय है। तो ये कहां पे है? ये है आर्टिकल 338 बी में। आर्टिकल 338 बी में। तीनों को ऐसे याद रखोगे जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस में है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है आर्टिकल 338 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स किस में है? आर्टिकल 338 ए में। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस में है? आर्टिकल 338 बी में है। सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। देखो, एनसी में यहां पे लिख देता हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस में है? आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 338 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स किस में है? आर्टिकल 338 ए में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो आज का हमारा टॉपिक है, आर्टिकल 338 बी में। ठीक है, तीनों को ऐसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की, आपको पता है मैंने पहले भी आर्टिकल 366 अनुच्छेद 366 का जिक्र किया है। अनुच्छेद 366 यानी आर्टिकल 366 में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। उसी में डेफिनेशन किसकी दी हुई है? एससी एंड एसटी की। आर्टिकल 366 इसमें क्या है? डेफिनेशन है, यानी परिभाषा है। और परिभाषा किसकी है? एससी की है, एसटी की है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें बीसी की, बैकवर्ड क्लासेज की, तो हमारे संविधान में ओरिजिनली कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं थी। यानी बैकवर्ड क्लासेज की अगर बात करें, यानी पिछड़े वर्ग जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या था? इसकी जो डेफिनेशन थी, परिभाषा, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में नहीं थी। संविधान में नहीं थी। ठीक है, परिभाषा थी जो कि इसकी पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं थी। तो किनको पिछड़े वर्ग बोला जाता था? पिछड़े वर्ग बोला जाता था जो सोशली और एजुकेशनली क्या थे? वीकर थे। तो किसको बोला जाता था जो बैकवर्ड क्लासेज है? सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन थे जो, यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग जो थे, पिछड़े लोग। ठीक है, देखो यहां पे इकोनॉमिकल नहीं दिया हुआ, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ? सोशल दिया, और क्या दिया हुआ? यहां पे सामाजिक दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने पहले भी बताया था, एससी कौन होंगे, एसटी कौन होंगे, बीसी कौन होंगे, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमाइन। ठीक है, यानी हु विल एससी एसटी बीसी कौन होंगे? तो ये किसके द्वारा? डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। कहाँ कहाँ है? आर्टिकल 341 में एससी है, आर्टिकल 342 में एसटी है, आर्टिकल 342A में बीसी है। ठीक है, आर्टिकल 341 में कौन है? एससी है। आर्टिकल 342 में कौन है? एसटी है। आर्टिकल 342A में कौन है? बीसी है। तो ये जो क्या है, यानी जो इनकी लिस्ट है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। लेकिन देखो जो लिस्ट है, अब देखो एक लिस्ट बना दी राष्ट्रपति के द्वारा, एससी ये जाती है तो एससी में होगी ये जाती है, किस में होगी? एसटी में होगी ये जाति, किस में होगी? बीसी में होगी। ऐसी लिस्ट बना दी तो वो लिस्ट है जो उसको पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कैन चेंज पार्लियामेंट कैन ऐड और रिमूव कास्ट फ्रॉम द लिस्ट दैट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, दैट इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सूची में निर्दिष्ट मैंने डिटरमाइंड, निर्दिष्ट सूची में जाति बढ़ा या हटा सकती है, हटा सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा तो लिस्ट तैयार की जाती है, उस लिस्ट में जाति को जोड़ा भी जा सकता है कि ये जाति XYZ है, जो जाति है वो BC में होगी, या XYZ जाति SC में नहीं होगी, ऐसी। ठीक है, और राष्ट्रपति की उस लिस्ट को संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति की उस लिस्ट को संसद जो है बदल सकती है, घटाया बढ़ा सकती है। ठीक है, तो देख लिया। अब देखते हैं हमारे संविधान में एक अनुच्छेद, अब देखो यहाँ पे तो संसद हो गया, लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस है वो स्टेट में भी तो होती है। स्टेट के भी तो कुछ क्राइटेरिया है, स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग, स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो हमारे संविधान में 105वां संविधान संशोधन होता है 2020 में, जिसमें ये बोला गया कि संसद के साथ साथ राज्य और जो यूटीज है, यानी स्टेट एंड यूटीज है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप साइड में, आप तो नीचे ही लिख लेना। 105वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन 2021 में। इसमें क्या कहा? जो स्टेट है, राज्य हैं एंड यूटीज हैं, वो क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको? बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 105वां संविधान संशोधन था 2021 में, 127वां जो संशोधन विधेयक था, और स्टेट और यूटी क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं किसकी? पहचान कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस की। ठीक है, पिछड़े वर्गों की जो पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार देख लेते हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, एक संवैधानिक संस्था, पहले भी देख चुके हैं, आर्टिकल 338B में है। जो आर्टिकल 366 है, यानी 366 है, उसमें SC और ST की डेफिनेशन लिखी हुई, लेकिन बैकवर्ड क्लासेज की कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। तो किसको बैकवर्ड क्लासेज बोला? फिर जो सोशली एंड एजुकेशनली वीकर थे, यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, उनको बोला। यहाँ पे इकोनॉमिकली नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो, हु विल डिसाइड दैट द विच कास्ट बिलोंग्स टू SC ST एंड BC, यानी ये कौन डिसाइड करेगा कि जो कौन सी जाति SC ST या BC से होगी? ये राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। 3 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 341 के तहत SC की जो कास्ट है डिटरमाइन की जाती है, आर्टिकल 342 के तहत ST की, आर्टिकल 342A के तहत BC की। और जो लिस्ट राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, डिटरमाइंड की जाती है, उसमें संसद उस लिस्ट में संसद जाति को ऐड भी कर सकती है और जाति को उसमें से हटा भी सकती है। और 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ, उसमें बोला गया कि केंद्र के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो वो भी क्या कर सकते हैं? वो भी BC की जो क्लासेज है, बैकवर्ड क्लासेज है, यानी BC की जो कास्ट है, उनको डिटरमाइन कर सकती है, उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। कौन? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो, फिर संविधान में अगर इसकी परिभाषा नहीं थी, तो
जब संविधान लागू हुआ तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ था? जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसमें एक आर्टिकल हमारे संविधान में है, आर्टिकल 340। क्या है? आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में क्या है? आर्टिकल 340 में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो आर्टिकल 340 देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, इसलिए देखो मैं धीरे धीरे 341 बता दिया, 342 बता दिया, 342A बता दिया मैंने, 3 ये बता दिए। ऐसे आर्टिकल साथ में आप याद करना, इनको रटना नहीं है। जब टॉपिक पढ़ो, टॉपिक से रिलेटेड जितने आर्टिकल है उनको आप ध्यान में रखोगे। तो आर्टिकल 340 में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए कमीशन to investigate the a commission to investigate the conditions of backward classes, conditions of backward classes, ठीक है। यानी राष्ट्रपति जो पिछड़े वर्ग है उनके अन्वेषण के लिए, राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर सकता है? एक आयोग गठित कर सकते हैं, आयोग गठित कर सकते हैं। तो ये किसके पास पावर थी? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय की ये बात है, ठीक है। यानी भाई राष्ट्रपति चाहे तो ये लगे कि जो सोशली और एजुकेशनल यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी दशा क्या है, तो उसकी जांच के लिए कोई कमीशन गठित कर सकते थे, ठीक है। तो इसी दिशा में आगे बढ़े और 1953 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहला जो आयोग गठित किया गया जिसका नाम था काका कालेलकर कमीशन, 1943 में, 1943 में, सॉरी 1953 में, 1953 में, 1953 में क्या है? काका कालेलकर कमीशन आया। काका कालेलकर कमीशन, ठीक है, काका कालेलकर आयोग। अब देखो जो काका कालेलकर आयोग था, आपको पता है क्या ये फर्स्ट बीसी कमीशन है, फर्स्ट कमीशन फॉर बीसी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट कमीशन कौन सा था जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया था, तो कौन सा था? काका कालेलकर आयोग था, काका कालेलकर कमीशन था, ठीक है। तो इसमें क्या बताया? इसमें ये बताया भाई जो बैकवर्ड क्लासेस होगी वो कास्ट बेस्ड होगी। क्या बताया इसमें? इसमें कहा गया जो बैकवर्ड क्लासेस हैं यानी जो पिछड़े वर्ग हैं वो क्या होगी? कास्ट बेस्ड होगी, यानी जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर। किसके आधार पर होगी? जाति के आधार पर होगी, ठीक है। यानी कि जातियों को पहचाना जाएगा कि ये जाति क्या बैकवर्ड क्लासेस में हो सकती है या नहीं हो सकती है। और फिर क्या बताया कि बैकवर्ड क्लासेस कौन से हो गए भाई? जाति के आधार पर तो होगी, कौन सी जाति को ऐड करेंगे? तो सबसे पहली बात इसमें क्या कही? इसमें सबसे पहली बात यह कही जो सोशली और एजुकेशनल रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। वही बात आई यहां पे भी जो पहले हमने देखी है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, बैकवर्ड पीपल, बैकवर्ड कास्ट लिख सकते हो। यानी सामाजिक और शैक्षणिक
रूप से पिछड़ी जो जाति होंगी, पिछड़ी जाति, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जाति होगी उनको भी क्या बोलेंगे, उनको भी बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे। और इस कमीशन ने क्या बात कही, जितनी भी जो महिलाएं हैं, ऑल वुमेन्स क्या है, वो भी क्या है, सारी की सारी बैकवर्ड है। दूसरी बात क्या कही, इंपॉर्टेंट है, ऑल वीमेन है, जो सभी महिलाएं, सभी महिलाएं भी क्या है, बैकवर्ड है, यानी पिछड़ी हुई हैं, ठीक है। और 1953 की बात है, तो आप आइडिया भी लगा सकते हो किस बेस पे ये बातें कही गई होगी, किसी भी जो सभी महिलाएं हैं वो क्या है, पिछड़ी हुई है। और जो इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, इस कमीशन ने रिकमेंड किया भाई इनको ऊपर उठाने के लिए हमें रिजर्वेशन का क्या है, प्रावधान हमारे संविधान में होना चाहिए, रिकमेंड किया, यानी सिफारिश की। किसकी सिफारिश की, इन्होंने सिफारिश की रिजर्वेशन प्रावधान प्रोविजन की, आरक्षण की, ठीक है। इसकी बात कही, रिजर्वेशन यानी आरक्षण की बात कही। लेकिन उस समय पे हमारा देश इतना मजबूत नहीं था इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा गौर किया जाए, क्योंकि आजादी के जो जस्ट आफ्टर की बात है, ये तुरंत बाद की बात है 1953। तो ये क्या है, ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ये लागू नहीं हुई, यानी जो रिपोर्ट है ये नॉट इंप्लीमेंटेड, ठीक है, नॉट इंप्लीमेंटेड, ठीक है, लागू नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। काका कालेलकर जो कमीशन था, फर्स्ट कमीशन था किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, जो बैकवर्ड क्लासेस होगी वो कास्ट बेस्ड होगी, जाति के आधार पे होगी। कौन सी जाति होगी, जो एजुकेशनल एंड जो सोशल रूप से यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हुई जाति है उनको क्या बोला गया, बैकवर्ड क्लासेस बोला गया। और ये कहा सभी महिलाएं हैं वो भी क्या है, वो भी पिछड़े हुए हैं और इनके लिए एक रिजर्वेशन यानी आरक्षण की जरूरत है। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी इसको लागू नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक इस कमीशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट कमीशन आया 1979 में, और जिसने हमारे जो संविधान में हमारे देश में रिजर्वेशन के आधार रखा यानी नींव रखी। और आपको पता है 1971 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कमीशन आया था, आयोग आया था, मंडल कमीशन। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन आया 1979 में, जिसने हमारे संविधान में क्या की, आरक्षण यानी रिजर्वेशन की नींव रखी थी। तो 1979 में, ठीक है। आपको पता है इस समय पे किसकी सरकार हुआ करती थी, मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। मोरारजी देसाई क्या थे, पीएम थे, ठीक है, क्या थे ये, पीएम थे। तो क्या आया, मंडल कमीशन, मंडल आयोग आया। और इसके चेयरपर्सन कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे इसके, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसलिए इसको क्या बोला गया, मंडल कमीशन बोला गया, ठीक है। मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग इसको बोला गया, मंडल आयोग, ठीक है। अब देखिए 1971 में जो जनता दल की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया। और उसमें यह कहा गया कि आप ऐसी मतलब जातियों को पहचानिए जो बैकवर्ड क्लासेज में आती है। और उस समय पे लगभग 51 या 52% जातियां ऐसी थी जो बैकवर्ड क्लासेज का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती थी, ठीक है। लेकिन इनकी इस रिपोर्ट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन्होंने भी यही कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेज है वो कास्ट बेस्ड ही होगी, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या कहा, मंडल कमीशन ने भी क्या कहा, मंडल कमीशन ने भी कहा जो बैकवर्ड क्लासेज है यानी पिछड़ा जो वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, वो क्या है, पिछड़े वर्ग क्या होंगे, वो कास्ट बेस्ड होंगे, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर होंगे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि इसको बैकवर्ड क्लासेज नहीं, इनको अदर बैकवर्ड क्लासेज बोलेंगे, ओबीसी। क्या कहा, इसको क्या बोलेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेज,
यानी ओबीसी बोलेंगे, अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अन्य पिछड़े वर्ग इसको बोलेंगे। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग बोलेंगे। और क्या कहा इन्होंने ये कहा कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी है इसको रिजर्वेशन दे दिया जाए, कितना? 27%। इन्होंने क्या कहा? आरक्षण दे दिया जाए, कितना आरक्षण? 27% इसको रिजर्वेशन दे दिया जाए। ठीक है, कितना? 27% रिजर्वेशन किसको? ओबीसी को दे दिया जाए। और ये किसमें, ये आरक्षण किसकी था? ये आरक्षण था इन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज यानी सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में। ठीक है, क्यों? मैंने बताया था एक जो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा में जो रिजर्वेशन होता है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है, वो इस रिजर्वेशन से अलग होता है। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो हर 10 साल के बाद क्या है, उसको पार्लियामेंट के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये है गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई। ठीक है, तो मंडल आयोग किसने? मंडल आयोग जो मोरारजी देसाई की जी गवर्नमेंट थी, पीएम थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको गठन किया था। और जो मंडल कमीशन ने ये रिपोर्ट क्या है उनके सामने रखी। ठीक है, लेकिन फिर बदला और 1980 में फिर क्या है? कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है। ठीक है, 1980 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। और आपको सिनेरियो पता ही लग गया होगा, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो क्या है? नो टेक एक्शन, नो टेक एनी एक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर कोई एक्शन किसके द्वारा? कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया और उसको क्या? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो राजनीति पहले से होती थी कि एक अगर सरकार ने कमीशन बिठाया तो दूसरी सरकार उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी, अगर सरकार इलेक्शन के बाद सरकार बदल जाती थी। ठीक है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इतना एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, इतना क्या, कोई भी एक्शन ही नहीं लिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन फिर उस एक के बाद एक बार फिर से 1990 की बात है, 1990 में फिर से क्या होता है? मंडल कमीशन सुर्खियों में आता है। मंडल कमीशन सुर्खियों में क्यों आता है? मंडल कमीशन सुर्खियों में इसलिए आता, 1990 में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, और वीपी सिंह ने क्या किया? वीपी सिंह गवर्नमेंट थी जो, उन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, अनुशंसा थी, उनको क्या कर दिया गया? उनको लागू कर दिया गया। यानी 1990 फिर वीपी सिंह गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट का मतलब वीपी सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह गवर्नमेंट आई और इन्होंने क्या किया? इंप्लीमेंट कर दिया, लागू किया। क्या लागू किया? रिकमेंडेशंस, सिफारिशें किसकी? मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको क्या कर दिया? उनको लागू कर दिया। किसने लागू किया? 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने लागू किया। ठीक है, उसके बाद फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आती है और 1992 में फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है। ठीक है, एक सरकार आती है, एक मंडल बिठाती है, सॉरी कमीशन बिठाती है, दूसरी सरकार आती है, उस पर एक्शन नहीं लेती। फिर इसके बाद सरकार बदलती है और फिर क्या है? उसको रिकमेंडेशन को जो उनको क्या कर लिया जाता है? लागू कर लिया जाता है। उसके बाद फिर से सरकार बदलती है और क्या कर लिया जाता है? ये मैटर ऐसे खिंचता चला जाता है। तो 1992 में एक इंपॉर्टेंट केस आता है, इंदिरा साहनी केस, जिसको मंडल केस भी बोलते हैं। तो 1992 में क्या है? इंदिरा साहनी केस आता है। ठीक है, क्या आता है? इंदिरा साहनी केस आता है, जिसको मंडल केस भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले दिए, इसको क्या बोला जाता है? और मंडल केस भी बोला जाता है, मंडल केस। ठीक है, तो यहां पे इसमें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहला डिसीजन क्या था? जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात मंडल कमीशन में की गई है, उसको क्या किया जाएगा? बरकरार रखा जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। ओबीसी रिजर्वेशन है जो मैंने बताया था गवर्नमेंट सर्विसेज में,
यानी आरक्षण है जो कितना 27%, उसको कंटिन्यू किया गया, ये लागू रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? लागू रहेगा। क्या रहेगा? लागू रहेगा। लेकिन इसमें क्या किया, बट यहां पे जो एक क्रीमी लेयर का प्रावधान रखा गया ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर का प्रोविजन यहां पे लेके आए। क्रीमी लेयर का प्रोविजन था हमारे संविधान में आया। ठीक है, यानी क्रीमी लेयर का प्रावधान हमारे संविधान में ऐड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? जो मतलब हर तरह से क्या है, हर तरह से संपन्न वर्ग है। अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी के अंदर भी कुछ तो ऐसा एक मतलब क्लास होगी जो क्या है, हर तरह से संपन्न है, तो उनको क्रीमी लेयर के अंदर रखा गया। और इस क्रीमी लेयर के लिए की पहचान के लिए क्या बनाई? एक कमेटी बनाई जिसको रामनंदन कमेटी बोलते हैं 1993 में। तो इसके लिए क्या बनाई? एक रामनंदन कमेटी 1993 में। ठीक है, और इसने क्या किया? आइडेंटिफाई किया किसको? क्रीमी लेयर को। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है आप समझो? क्रीमी लेयर का मतलब है जो ऊपर है लोग, यानी जो क्या है संपन्न वर्ग है, उसको की पहचान करने के लिए रामनंदन कमेटी बनाई 1993 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन यानी निर्णय क्या था? पहला निर्णय ये था 27% रिजर्वेशन ओबीसी को रहेगा, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन कमेटी 1993 में बना दी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि जो रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट है उसको क्या किया? डिटरमाइन किया है। ठीक है, यानी मैक्सिमम लिमिट फॉर रिजर्वेशन, फॉर रिजर्वेशन आरक्षण की अधिक से अधिक सीमा क्या है? डिसाइड की गई। और आपको पता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो आज तक भी लागू है सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस में या मंडल केस में। और 50% मैक्सिमम जो लिमिट है रिजर्वेशन की रखी गई है, यानी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और क्या कहा? और कहा जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक परमानेंट या स्टैंडिंग कमीशन यानी एक स्थायी जो आयोग का गठन होना चाहिए। यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए क्या एक स्टैंडिंग या परमानेंट कमीशन होना चाहिए। परमानेंट कमीशन होना चाहिए। ठीक है, यानी स्थायी क्या आयोग, स्थायी आयोग होना चाहिए किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, तो ये बातें किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कही। इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, देखो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात भी यहां हुई, क्रीमी लेयर की बात भी यहां हुई, उसके क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन कमेटी 1993 में बनाई गई। मैक्सिमम लिमिट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट किसमें? इंदिरा साहनी केस में रखी गई। और क्या कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी या स्टैंडिंग कमीशन या परमानेंट कमीशन, स्थायी आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये बातें किसमें कही गई? ये बातें कही गई इंदिरा साहनी केस में 1992 में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर थोड़ा सा एक्शन लिया इसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था तो पार्लियामेंट ने एक्शन ले लिया। और पार्लियामेंट ने एक्शन क्या लिया? पार्लियामेंट ने 1993 में एक एक्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक एक्ट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 से के माध्यम से एक कमीशन बना दिया गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने, संसद ने यानी संसद ने क्या किया? संसद ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 पार्लियामेंट में पास किया। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम क्या है? पार्लियामेंट में पास किया। और इस
एक्ट के माध्यम से क्या बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यहाँ पे बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है, 1993 में। किसमें? 1993 में। अब देखो क्या था ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इसका स्टेटस देखते हैं। संविधान में तो नहीं था, लेकिन ये एक अधिनियम, एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया, इसलिए ये क्या है, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न होके कौन सी बॉडी थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कौन सी? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी विधिक निकाय, साविधिक या विधिक निकाय। मैंने बताया था जो एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं उनको कौन सी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, विधिक निकाय जिसको उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1993 में तो क्या है, 1993 में एक्ट आया और पार्लियामेंट ने एक एक्ट के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, ठीक है। ये क्या था, लेकिन यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी थी, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग था। लेकिन देखो उसके बाद 102वां संविधान संशोधन होता है, कब? 2018 में। ये चीजें याद रखना। 1993 में तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 102वां 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2018 में। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। और इसमें क्या किया, इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसको क्या बोला, इसको स्टेटस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बना दिया, संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक निकाय इसको बना दिया, संवैधानिक निकाय, ठीक है। और किसमें ऐड किए? आर्टिकल 338B, हमारे संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया 338B, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने देखा, स्टार्टिंग में हमारे संविधान में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी परिभाषा नहीं थी, और 2018 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए राष्ट्रीय आयोग बना और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे संविधान में आर्टिकल 338B जोड़ा गया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रोविजन ऐड किए गए, ठीक है। अब देखो ये आ गया समझ में आपको। उसके बाद अब देखते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आपने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में देखा, सेम टू सेम वही चीजें हैं। स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना या गठन। तो ये 5 मेंबर्स बॉडी है, वो भी क्या थी, दोनों 5 मेंबर्स बॉडी थी। इसमें एक तो क्या होगा, चेयरमैन होता है, एक कौन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, और कौन होता है, एक 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, आपको पता है, सभी के सभी किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। सर्विस कंडीशन भी किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें प्रेसिडेंट के द्वारा। टर्म यानी कार्यकाल कितना होगा, वो भी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और अब कितना है, 3 इयर्स यानी 3 साल क्या है कार्यकाल किसका, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो 5 मेंबर्स हैं इनका, ठीक है। तो ये था। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस सारे के सारे जो वहां पे थे वो एससी के लिए, एसटी के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो एससी एसटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एससी एसटी की जगह पे बैकवर्ड क्लासेस आ जाएगा। फंक्शन सारे सेम है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी अपनी रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति के पास रखते हैं, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ पे, संसद में रखवाते हैं, और अगर किसी राज्य से संबंधित है तो वहां के राज्यपाल को के सामने भी उसको प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजों को आप नोट जरूर कर रहे होंगे। हमारा जो पॉलिटी का
स्लेव से बिल्कुल समाप्ति की ओर है। 2, 4, 5, 7 क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सभी चीजों को आप समझ पाने में सक्षम भी होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद जरूर करता हूं। अगर कोई साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई इसके बारे में आपकी क्या राय है। और कोई राय अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हो। और इस चैनल पे जुड़े हुए, इस चैनल पे अपना समर्थन, प्यार, सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को अनूप पुनिया की ओर से नमस्कार।